Hello everyone, this is Manisha and this is my another video on elasticity. लास्ट वीडियो में हमने बात किया था पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेस्ड वायर के बारे में और अब हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके, देखिए लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था आप लोगों से कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे किसी वायर में तो स्ट्रेन यानी कि चेंज इन डायमेंशन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा। ओके, अब देखते हैं इस कर्व को कि प्रैक्टिकली ये कर्व क्या है। देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। ओके, अब देखिए इसको कहिए पॉइंट ओ, ये ओरिजिन है, इनिशियल पोजीशन। अब यहाँ से यहाँ तक ये आपका पॉइंट ए है। ठीक है, ये पॉइंट आपका ए है। अब इस रीजन में देखिए पॉइंट ओ से पॉइंट ओ तक में क्या है, स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। मतलब जितना आप स्ट्रेस दे रहे हैं उतना ही स्ट्रेन में इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ए को लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, पॉइंट ए क्या हो गया आपका, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, पॉइंट ए हो गया आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और जो ये स्लोप है इसका, इस लाइन का ओ ए का स्लोप क्या बताएगा आपको, क्या बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसको क्या बोलते थे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। ठीक है, यहाँ से ये निकल के आया था। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, पॉइंट ए के बाद, पॉइंट ए के बाद कुछ इस तरह से रीजन, इसके बाद ये। ठीक है, अब मान लीजिए ये पॉइंट आपका बी है यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट ओ से ए तक, मतलब पॉइंट ए तक तो क्या हो रहा है कि जितना स्ट्रेस है उतना ही स्ट्रेन है। मतलब कि स्ट्रेस लीनियरली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। ठीक है, अब पॉइंट बी को देखिए, पॉइंट बी पे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा ही स्ट्रेस बढ़ाने पर, मतलब स्ट्रेस में अगर थोड़ा भी इंक्रीमेंट आप कर रहे हैं तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जा रही है, ज़्यादा हो जा रही है। ठीक है, इस पॉइंट पर हल्का भी स्ट्रेस अगर बढ़ा रहे हैं आप तो स्ट्रेन क्या हो जा रहा है, स्ट्रेन में लार्ज इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, पॉइंट बी क्या कर रहा है, यही डिफाइन कर रहा है कि डिफॉर्मिंग फोर्स को थोड़ा सा भी अगर इंक्रीज आप कर रहे हैं तो स्ट्रेन में चेंज इन डायमेंशन में ज़्यादा चेंजेस आ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए कि एक ऐसा कंडीशन जहाँ पर क्या होगा कि जब आप जैसे जैसे वायर को स्ट्रेच करेंगे तो इस पॉइंट से इस बी वाले पॉइंट पर भी एक होगा क्या कि ये वापस इसी ओरिजिन पे आ जाएगा जो इसका इनिशियल है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने वायर को स्ट्रेच किया और अगर वो ये बी पॉइंट तक अभी स्ट्रेचिंग हुई है इस वायर में, तो भी ये क्या हो जाएगा, अपनी इस इनिशियल ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। अगर ए तक भी आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो भी ये वापस इस ओरिजिन पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बी पॉइंट के बियॉन्ड, ठीक है, बी पॉइंट के अगर आगे अगर आप इसे स्ट्रेच करेंगे वायर को तो फिर क्या होगा, ये जो वायर है अपनी इस इनिशियल ओरिजिन पे नहीं आएगा। ठीक है, इनिशियल पोजीशन पे नहीं आएगा। तो इस बी पॉइंट को क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक मतलब कि यहाँ से भी खींचने के बाद वो वापस आ सकता है।
हालांकि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस अगर थोड़ा भी बढ़ा रहे हैं तो भी स्ट्रेन में ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ से भी अगर आप छोड़ देंगे इस वायर को, ये लिमिट, इस लिमिट से, तो भी ये यहाँ पे आ जाएगा वापस। ओके, तो बी पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट बी को इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट पॉइंट। ओके, ये हो गया आपका बी पॉइंट। अब देखिए बी से जब आप आगे बढ़े, ठीक है, मान लीजिए यहाँ सी पॉइंट है एक, सी पर, ठीक, यहाँ से जैसे ही आप फर्दर यहाँ पे स्ट्रेस को बढ़ाया गया, ठीक, स्ट्रेस में जैसे ही इंक्रीमेंट आया, स्लाइटली इंक्रीमेंट के बाद भी स्ट्रेन में लार्ज चेंजेस आ जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई वायर है, वायर को आपने खींचा इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, फिर इससे ज़्यादा खींचा, ठीक है ना, कोई वायर है, ज़्यादा स्ट्रेच कर दिए, उसके बाद क्या होगा कि अगर आप उसे छोड़ते भी हैं, ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या होगा इसमें, ये अपनी इनिशियल ओरिजिन पे नहीं आएगा, अरे ज़्यादा खींच जाएगा तो उसके लेंथ में क्या होता है, अब थोड़ा तो इंक्रीमेंट आ ही जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, परमानेंट स्ट्रेन के रूप में, मतलब उसके डायमेंशन में एक परमानेंट चेंज आ गया, वो जाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो इस लिमिट से ज़्यादा उसमें स्ट्रेचिंग आ गई है, तो क्या करेगा, ये यहाँ तक ना पहुँच के कुछ ऐसे, ये ओरिजिन क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा, मान लीजिए ये ओ डैश है, और इस वाले रीजन में क्या आ जा रहा है, यहाँ पर वायर में परमानेंट स्ट्रेस। ओके, परमानेंट स्ट्रेन, स्ट्रेस नहीं स्ट्रेन, ठीक है, परमानेंट स्ट्रेन मतलब कि परमानेंटली एक क्या हो रहा है, उसके डायमेंशन में चेंजेस हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो था ये लिमिट, इलास्टिक लिमिट, और ओ से सॉरी ए से, ओ से जो ए तक के रीजन में क्या हो रहा था, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था स्ट्रेन की। ठीक है, तो अब देखिए ए से बी तक के रीजन में क्या था, स्ट्रेस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो पा रहा है स्ट्रेन के, ठीक, और बी पॉइंट तो बताई मैं कि इलास्टिक पॉइंट है। अब देखिए आफ्टर बी पॉइंट के बाद सी पॉइंट पे स्लाइटली अगर चेंज कर रहे हैं तो भी स्ट्रेन में ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जा रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ से एक अगर डी पॉइंट पे अगर आप देख रहे हैं डी पॉइंट को, अब मान लीजिए वायर को इतना ज़्यादा खींच दिया गया, इतना ज़्यादा कि ये यहाँ पे इस डी पॉइंट पे पहुँच गया, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस दे दिया गया। अब इसके बाद भी अगर आप कंटिन्यूस स्ट्रेस दे रहे हैं, मान लीजिए कोई वायर है, एकदम से आप इस यहाँ तक खींच दिए, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करके सी को भी, इसको भी क्रॉस करके पॉइंट डी तक भी पहुँच गए, तो क्या हो जाएगा, उसमें एक खिंचाव जैसा पूरा एकदम उसकी लेंथ में ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, सपोज करिए एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक को ले लीजिए, प्लास्टिक को आपने पूरा ऐसे खींचा और उसके बाद छोड़ा, तो फिर क्या वो वापस आएगी, वो वापस नहीं आएगी। इस पॉइंट से अगर खींच भी रहे थे यहाँ तक, अगर आप यहाँ से यहाँ तक, तो ये वापस आ जा रही थी, बी से, बी पॉइंट से ये वापस ओ पे आ जा रहा था, सी पॉइंट से क्या हो रहा था, ओ डैश पे आ रहा था, ओ पे नहीं आ रहा था, एक स्ट्रेन परमानेंट इसमें आ जा रहा था। लेकिन डी पॉइंट पे क्या होगा, आप उसे पूरी तरह खींच देंगे तो वो उसकी लेंथ में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो इलास्टिसिटी उसकी, मतलब वो आना भी चाहेगा तो वो भी नहीं, ज़्यादा स्ट्रेन हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ से बी और डी तक के रीजन को, इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे, प्लास्टिक रीजन। ठीक है ना, बी से डी वाले रीजन को क्या बोलेंगे आप, प्लास्टिक रीजन। ओके, प्लास्टिक रीजन हो जाएगा। और फिर देखिए फिर क्या होगा, इस रीजन के बाद भी, और एक चीज़ और देख लीजिए कि ये जो है ओ से बी तक का जो रीजन है, ओ से बी तक के रीजन को क्या बोलेंगे आप, इलास्टिक रीजन। ठीक है ना, ओ बी से डी तक का रीजन कैसा है, प्लास्टिक रीजन, और ओ से बी तक का कैसा है, इलास्टिक रीजन, क्योंकि बी से बी वापस करने पे ये अपनी ओरिजिन पे आ जा रहा है। ठीक है, इलास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन। ओके, अब देखिए इसके बाद भी अब ये एक पॉइंट ई देखिए यहाँ पे, अब बी वाले पॉइंट के बाद भी अगर मतलब इतना खींच दिया आपने, मैक्सिमम स्ट्रेस एकदम दे दिया, उसके बाद भी उसके बाद छोड़ा आपने, तो देखिए स्ट्रेस कम करने पर, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर भी, यानी कि स्ट्रेस यहाँ से कम हो रहा है,
ये स्लाइटली देखिए ये कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, स्ट्रेन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब किसी वायर को इतना खींच दिया गया कि उसके मॉलिक्यूल क्या हो गए, बिल्कुल एकदम दूर दूर हो गए। ठीक है, एकदम जैसे लिक्विड होता है ना, लिक्विड के मॉलिक्यूल एकदम दूर दूर हो जाते हैं। तो एक पतला वायर, मतलब मान लीजिए कि एकदम से खींचा उसमें हुआ और एकदम पतला हो गया, एकदम लिक्विड की तरह। ठीक है, तो ये पॉइंट ई तक आने की कंडीशन हो जाती है इस यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो था एक्सप्लेनेशन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। और इससे और क्या कंक्लूजन निकल के आता है, थोड़ा देख लेते हैं इसमें। देखिए कि मटेरियल जो होता है इसमें, डक्टाइल अगर मटेरियल की अगर आप बात करें, डक्टाइल या फिर टेंसाइल मटेरियल की, तो वो किस रीजन में आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसे। देखिए डक्टाइल और टेंसाइल, जो डक्टाइल या फिर टेंसाइल जो मटेरियल होंगे, मतलब कि जिनसे अगर मान लीजिए कोई ऐसा मटेरियल है जिससे आपको वायर बनाना हो, तो वायर बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि ये प्लास्टिक रीजन है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि प्लास्टिक को आप इतना खींचें कि उसकी परमानेंट जो लेंथ है उसमें एक स्ट्रेन आ जाए, मतलब परमानेंट स्ट्रेन आ जाए, उसकी लेंथ में इतना इंक्रीमेंट हो जाए, तो वायर तभी तो आप बना पाएंगे खींच के। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जो डक्टाइल और टेंसाइल वाले होते हैं वो किस रीजन में आएंगे, प्लास्टिक रीजन में। ठीक है, प्लास्टिक रीजन। अब देखिए सेकंड है आपका ब्रिटल। इसमें क्या होता है, बहुत प्लास्टिक रीजन जो होता है ऐसे मटेरियल में बहुत स्मॉल होता है। जैसे मान लीजिए कोई बिस्किट है, आपने थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाया और खटाक से टूट गया। ठीक है, तो इसमें क्या इसका होता है, सॉरी, ब्रिटल, ऐसे मटेरियल का जो प्लास्टिक रीजन होता है बहुत स्मॉल होता है, मतलब स्मॉल प्लास्टिक रीजन। इसमें क्या होता है, लार्ज प्लास्टिक रीजन। ठीक है, स्मॉल प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन यहाँ पे लार्ज कर लीजिए, लार्ज प्लास्टिक रीजन। ठीक है, ये मटेरियल जो होंगे डक्टाइल और टेंसाइल, ये किस में आएंगे, लार्ज प्लास्टिक रीजन में। और ये ब्रिटल वाले जो होंगे वो किस में आएंगे, स्मॉल प्लास्टिक रीजन में। अब देखिए थर्ड जो एक होता है आपका इलास्टोमर। इलास्टोमर में क्या होता है, इलास्टोमर ये वे मटेरियल होते हैं जिनमें कोई प्लास्टिक रीजन नहीं होता है, मतलब नो प्लास्टिक रीजन, ओनली इलास्टिक रीजन। मतलब जैसे मान लीजिए कोई रबर है, ठीक है, रबर को आप कितना भी खींच दीजिए तो फिर वो वापस क्या होगा, अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे कि इनमें कोई प्लास्टिक रीजन नहीं है। प्लास्टिक रीजन में क्या हो रहा है कि परमानेंट एक स्ट्रेन आ जा रहा है, मतलब इसकी लेंथ में, मान लीजिए लेंथ इतनी है, खींचने के बाद फिर इतनी इंक्रीमेंट हो जा रही है। ठीक है, जिससे कि वायर को अगर आप किसी भी मटेरियल से वायर बनाना चाहें तो। लेकिन रबर में क्या होता है, आप उसको कितना भी खींच दीजिए वो एकदम टूटने वाली कंडीशन पे आ जाए, फिर भी अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपनी उसी इनिशियल ओरिजिन पे वो वापस आ जा रहा है। तो ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे, इलास्टोमर। और इसमें क्या होता है, नो प्लास्टिक रीजन, ओनली इलास्टिक रीजन। ठीक है ना, नो प्लास्टिक रीजन, ओनली इलास्टिक रीजन एग्जिस्ट। ठीक है, रीजन, नो प्लास्टिक रीजन, ओनली इलास्टिक रीजन। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। अब हम बात करते हैं थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन के बारे में। ओके, सो मैं इसे रिमूव कर रही हूँ अभी। देखते हैं थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन को। ओके, देखिए थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन को। अब मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, वायर केस 1 ले लीजिए आप, इसमें केस 1, केस 1। ठीक है, केस 1 में क्या है कि कोई वायर है जो कि पूरी तरह फ्री है। यहाँ पे ये केस 1 है, मान लीजिए केस 1 या फिर कंडीशन 1 ऐसे लिख दीजिए। कंडीशन 1 में क्या है कि व्हेन वायर इज टोटली फ्री, मतलब कि कहीं से वो बंधा हुआ नहीं है, इस तरह का वायर है एक, आपने ऐसे ले लिया। ठीक है, यहाँ पे अब क्या किए, इस वायर की लेंथ क्या है, एज्यूम कर लिया आपने पहले L है। ठीक, अब इसमें थर्मल का मतलब टेम्परेचर, मतलब थर्मल का मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर अब इसका इंक्रीज कर रहे हैं इस वायर का। ठीक है, मान लीजिए
ये इनिशियल इसका टेम्परेचर कुछ T इक्वल्स टू 0 रहा होगा, इनिशियली टेम्परेचर 0 पे 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी लेंथ कितनी है L है, ठीक। अब आपने क्या किया कि कोई टेम्परेचर दिया, मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज इन टेम्परेचर जो हुआ कितना हुआ, डेल्टा टी हुआ, ठीक है ना। डेल्टा टी चेंज जब हो रहा है टेम्परेचर में, तो वायर की लेंथ में कितना चेंजेस हो जा रहा है, डेल्टा एल का, ठीक है, डेल्टा एल का। अब मान लीजिए ये इनिशियल लेंथ इसकी एल थी, अब ये कितनी हो गई इंक्रीज होके एल प्लस डेल्टा एल की, कब, व्हेन टेम्परेचर डेल्टा टी इज इंक्रीजेज, ठीक है ना। जब टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज हुआ तो वायर की जो लेंथ है वो कितनी हो गई चेंज होके, यहाँ पे डेल्टा एल होगा, एल प्लस डेल्टा एल हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से एक फॉर्मूला जो डेल्टा एल निकल के आएगा वो कैसे हो रहा है, डेल्टा एल आपका यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट हो गया आपका एल अल्फा डेल्टा टी, ओके, इसका जो चेंज इन लेंथ आया। अब देखिए अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा है आपका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ओके, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, अल्फा ये है। अब देखिए अल्फा क्या बताता है, ये अल्फा क्या डिफाइन कर रहा है कि अगर आप टेम्परेचर में यूनिट चेंज करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर में एक यूनिट का चेंज करेंगे, तो फिर जो इनिशियल लेंथ है इस वायर की उसमें भी कैसे चेंज होगा, यूनिट चेंज होगा, ठीक है ना। अगर आप टेम्परेचर में यूनिट चेंज करेंगे तो इसमें भी यूनिटी से चेंज होगा। मतलब मान लीजिए यूनिटी का मतलब एक ही होता है, मान लीजिए कि टेम्परेचर पहले T था, फिर 1 डिग्री सेल्सियस आपने बढ़ाया, 1 डिग्री सेल्सियस डेल्टा T अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो वायर की इनिशियल लेंथ में भी कितना चेंजेस आएगा, 1 मीटर का, यही मतलब है अल्फा का, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इस इनिशियल लेंथ L में भी 1 मीटर का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। यही अल्फा बताता है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ओके। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है आप लोगों को। अब देखिए केस अगर 2 ले लेते हैं, ये तो केस 1 है, केस 2 ऐसा ले लेते हैं कि ये वायर को आप फिक्स कर दीजिए, वायर के दोनों एंड को फिक्स कर दीजिए। मान लीजिए कोई रिजिड वॉल है, ठीक है, रिजिड वॉल पे आप इस वायर के दोनों एंड को फिक्स कर दिए, ठीक। यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है, इनिशियली L है, ओके। अब मान लीजिए ये तो फिक्स हो गया, अब इसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ, ओके। अब यहाँ पे डेल्टा T अगर टेम्परेचर डिफरेंस ले रहे हैं या टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो ये वायर क्या करेगा, एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, मतलब ये अपनी लेंथ को इंक्रीमेंट करने की कोशिश तो करेगा, ये इंक्रीज करेगा क्योंकि इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। लेकिन इस जो ये फिक्स्ड वॉल है, ये जो दीवार है या वॉल आप कहिए, ये क्या करेगा, इसकी लेंथ को ऐसे कंप्रेस करेगा, मतलब एक कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा और यहाँ से ये क्या करेगा, अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। समझ रहे हैं, मतलब कि लेंथ में इनिशियली एक्सपेंशन तो हो रहा है, लेकिन ये वॉल अलग से एक फोर्स लगा रहा है, इसकी वजह से इसकी लेंथ क्या होगी, L ही रह जाएगी, ठीक है। लेकिन डेल्टा T टेम्परेचर पे इसकी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, L प्लस डेल्टा L, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा रियल में, लेकिन फिर ये दीवार की कंप्रेसिव फोर्स की वजह से क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ L ही रह जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको कैसा स्ट्रेस बोलेंगे, कंप्रेसिव, क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा है, स्ट्रेस तो हो रहा है लेकिन उसके वो टेंसाइल ना होकर के वो कैसा हो जा रहा है, कंप्रेसिव हो जा रहा है, ठीक है। तो इस कंप्रेसिव स्ट्रेस के थ्रू जो स्ट्रेन इसमें जनरेट होगा वो कितना होगा, स्ट्रेन बेसिकली होता क्या है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय इनिशियल डायमेंशन। तो डायमेंशन में जो चेंजेस हो रहा है एग्जैक्टली वो हो कितना रहा है, डेल्टा L का, बट कंप्रेसिव फोर्स के थ्रू ये L इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली हो तो रहा है ऐसे ही। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा उसको क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव
स्ट्रेन, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेन। इस स्ट्रेन की जो वैल्यू आपकी आएगी कितनी होगी, डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है, क्योंकि चेंज इन डायमेंशन तो इतना ही हुआ ना इसमें, और फिर वो क्या की लेंथ को दीवार ही मतलब उसकी इंक्रीज नहीं होने दे रही, बट हो रहा है एक्चुअल में इतना टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर। तो ये क्या हो गया आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस, और ये कैसे जनरेट हुआ है, कंप्रेसिव स्ट्रेन के थ्रू, ठीक है। तो अब देखिए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और आप इसको कंप्रेसिव स्ट्रेन बोलिए या फिर थर्मल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, थर्मल स्ट्रेन, ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ही तो आई है ये वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर है आपका, मैंने बताया कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को क्या बोलते हैं। देखिए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है आपका इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके। तो यहाँ पर कैसे कौन सी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेंगे, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि ये जो है लॉन्गिट्यूडनल की लेंथ के रिस्पेक्ट में बात की गई है, या तो फिर वो कंप्रेसिव या टेंसाइल हो, बट है तो लॉन्गिट्यूडनल ही। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस को कैसे लिखेंगे, गामा के फॉर्म में, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू गामा, यानी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके। अब यहाँ से अगर आप स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाता है इसकी वैल्यू, गामा इंटू स्ट्रेन, ठीक है, गामा इंटू स्ट्रेन इक्वल्स टू आपका हो जाएगा स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ से देखिए ध्यान से, अब देखिए इसे स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, ये थर्मल स्ट्रेस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थर्मल स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है वैल्यू, गामा इंटू स्ट्रेन। अब देखिए स्ट्रेन है क्या, डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है, गामा डेल्टा एल अपॉन एल, एल अपॉन एल, ठीक है। थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू तो यही है। अब देखिए यहाँ इस वाले फॉर्मूले से ध्यान से कि जब थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है किसी वायर की लेंथ में, तो चेंज इन लेंथ कितना आ रही थी वैल्यू यहाँ से फॉर्मूले में, एल अल्फा डेल्टा टी। तो अब ये थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू में डेल्टा एल की जगह पे आप पुट कर दीजिए थर्मल स्ट्रेस इक्वल्स टू आपका हो जाएगा गामा, और ये वाली वैल्यू एल अल्फा डेल्टा टी, और ये डिवाइड बाय एल, ओके। तो ये देखिए एल एल क्या होगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ थोड़ा, थर्मल स्ट्रेस कितना हो रहा है, थर्मल स्ट्रेस हो जाएगा आपका, थर्मल स्ट्रेस इक्वल्स टू गामा अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, स्ट्रेस इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, स्ट्रेस इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, ठीक है। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रेस में एरिया से डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जो आपका यह फोर्स आएगा इसकी वजह से इसे रिमूव करके यहीं पे दिखाई देगा, यहाँ से फोर्स आपका आ जाएगा F इक्वल्स टू गामा अल्फा डेल्टा टी एंड ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्स का फॉर्मूला, और ये हो गया आपका थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला, ठीक है। सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, आई होप सो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर प्रॉपर्टीज़ जो है उसके बारे में बात करेंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।